प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभावी नियोजन की आवश्यक तत्व या मापदंड, एसेंशियल या क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लानिंग। यहाँ पे प्रभावी नियोजन की आवश्यक तत्व या मापदंड, जिसमें सबसे पहला है सरल, सिंपल। वह योजना श्रेष्ठ या प्रभावशाली मानी जाती है जो सरल एवं आसानी से समझने योग्य है। तो यहाँ पे वह योजना अच्छी या प्रभावशाली मानी जाती है जो सरल एवं आसानी से समझने योग्य हो। अब ऐसा होता है तो क्या हुआ, इसका फ़ायदा यह है कि संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्तियों का प्रभावी सहयोग मिल सकेगा। इसका उल्टा जटिल नियोजन उद्देश्य की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। अब क्यों करता है, इसका कारण यह है कि नियोजन का निर्माण तो उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है, तो क्रियान्वयन अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा। ओके, क्या होता है इसमें, नियोजन का निर्माण फॉर्मेशन है वो तो उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी। वो कहते हैं जटिल नियोजन भ्रम उत्पन्न करता है यानी कन्फ्यूजन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्या हो जाता है, कार्य गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में सिंपल, द प्लान इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड एंड इफेक्टिव विच इज सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल so that effective cooperation of all persons in the organization may be secured. Complex planning creates several difficulties in achievement of the objectives due to reasons that whereas the plan formulation is by the top management, its actual implementation is done by subordinate employees. In the words of George R. Terry, complex planning creates confusion as a result of which maybe works may be wrong. ओके, सेकंड जो है प्रभावी नियोजन की आवश्यक तत्वों में स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। एक प्रभावी नियोजन वह है जो स्पष्ट उद्देश्य पर आधारित हो। यदि उद्देश्य स्पष्ट ना हो तो उपक्रम जो एंटरप्राइज है उसका सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता। यदि उद्देश्य स्पष्ट ना हो तो उपक्रम सफलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा संगठन के विभिन्न विभाग या उपविभाग भी सही दिशा में अपना प्रभावी सहयोग भी नहीं दे सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन को बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। इस संबंध में उद्देश्य द्वारा प्रबंधन को बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाने लगा है। An effective planning is that which is based on well-defined objective. If the objectives are not clear, the enterprise cannot function successfully and effectively. Okay, said that various departments and sub-departments of the organization may be also not be in a person to provide their effective cooperation in the proper direction. अब थर्ड जो इसका एक श्रेष्ठ नियोजन के लक्षण है उसमें है विस्तृत यानी कॉम्प्रेसिव। इसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक या गहन होना चाहिए। नियोजन सदैव विस्तारपूर्वक एवं गहन होना चाहिए, अर्थात योजना इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक विषय पर बार बार नियोजक से पूछना पड़े। एक नियोजन इतना विस्तृत होना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्य, नीतियों, कार्यविधियों, नियमों या अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार या दायित्वों को पर्याप्त जानकारी मिल सके ताकि किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न न हो सके। तो इंग्लिश में comprehensive planning should be always be comprehensive and intensive.
plan should not be so that repeat the the employer may have to be consulted. The planning should be comprehensive that sufficient knowledge may be readily available about the objectives, policies, procedures, rules, various items. Time schedules, the power and responsibility, powers and responsibility of the officers and workers so that no functional difficulties may arise. नेक्स्ट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इसमें है एक प्रभावी नियोजन हेतु लोचशीलता का गुण होना आवश्यक है, यदि ताकि क्यों हो सके, क्योंकि नई परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन को समायोजित किया जा सके। इस संबंध में एक विद्वान है R.C. डेविस, वो कहते हैं नियोजन लोचशील होना चाहिए ताकि बिना किसी भयंकर आर्थिक एवं कार्य क्षमता की हानि में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार के होना चाहिए। इसमें नियोजन कैसे होना चाहिए? नियोजन का आवश्यक तत्वों में से लोचशीलता का भी एक गुण है, वो भी होना चाहिए। यानी प्रभावी नियोजन के आवश्यक तत्वों में लोचशीलता भी एक गुण है। के अंतर्गत द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज quite essential for effective planning so that adjustment and changes may be made in the plan according to new situation. नेक्स्ट है मितव्यय यानी इकोनॉमिकल। इसका मतलब ये है कि नियोजन है। मितव्यय नियोजन का आशय ऐसे नियोजन से है जिसके निर्माण या क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में अनावश्यक व्यय न हो, यानी खर्चा ना हो, और उपक्रम के उद्देश्यों को कम से कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके। जो उपक्रम के जो उद्देश्य हैं उनको कम से कम खर्चा में प्राप्त किया जा सके। हालांकि नियोजन भी एक क्या है, चयन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है। अतः एक ऐसे विकल्प एवं कार्यविधि प्रोग्राम्स का चयन करना चाहिए जो कि मितव्यय हो। ओके, इकोनॉमिकल प्लानिंग मीन्स सच ए प्लानिंग विच डज नॉट रिक्वायर डूली हाई expenditures on its formulation, implementation and evaluation, and the objective of the enterprise may be achieved at the least expenditure. ओके, खर्चा क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। इसमें और ये देख सकते हो आप, सिंस प्लानिंग इज द सिलेक्शन प्रोसेस ओनली सच alternative and procedures should be selected which are the economic. और नेक्स्ट है स्थायित्व। इसके अंतर्गत नियोजन के स्थायित्व का तात्पर्य है कि सामान्य परिवर्तन या निर्धारित योजनाओं को विचलित न करने, सामान्य परिवर्तनों के कारण आधारभूत परिवर्तन ना करना पड़े। ओके, नियोजन के स्थायित्व होने का तात्पर्य यह है कि सामान्य परिवर्तन या निर्धारित योजनाओं को विचलित ना करने एवं सामान्य परिवर्तनों के कारण आधारभूत परिवर्तन ना करना, जो भी आधारभूत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी योजना के स्थायित्व के लिए अति आवश्यक है कि उसे दीर्घकालीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाए। ओके, लॉन्ग टर्म। इसके अतिरिक्त भावी परिस्थितियों, समस्याओं एवं कठिनाइयों का उचित, विवेकपूर्ण एवं तथ्यों पर आधारित पूर्वानुमान को आधार माना जाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्थायित्व चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? भावी परिस्थितियों, समस्याओं एवं कठिनाइयों का उचित, विवेकपूर्ण एवं तथ्यों पर आधारित पूर्वानुमान को आधार माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है तार्किक सुदृढ़ता, लॉजिकल साउंडनेस। इसका मतलब यह है संस्था की व्यय योजना प्रभावी एवं अच्छी मानी जाती है जो तार्किक दृष्टि से सुदृढ़ हो, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योजना
परमापों की यानी स्टैंडर्ड की स्थापना करने वाली एवं प्रत्येक बात का विश्लेषणात्मक ठोस उत्तर देने वाली होनी चाहिए। उर्विक वो कहते हैं योजना क्रियाओं के विश्लेषणात्मक वर्गीकरण को उचित आधार प्रदान करने वाली होनी चाहिए। लॉजिकल साउंडनेस फॉर ए इफेक्टिव एंड गुड प्लानिंग इट इज़ द नेसेसरी that it should be logically sound. That is planning should be such which may be establish the standard and may be analytically respond to all related issues. According to Urvik, planning should be such which may be provide proper base to analytical classification of the activities. Okay. फिर नेक्स्ट है बैलेंस, संतुलित। बैलेंस्ड होना चाहिए। एक अच्छी एवं प्रभावी नियोजन के लिए प्रत्येक दृष्टि से संतुलित होना आवश्यक है। नियोजन कैसे होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। अब इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? इसके लिए संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए? उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताओं का प्रायोरिटी का क्या करना चाहिए? निर्धारण करना या संसाधनों का आवंटन करने में। इसके अलावा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाओं में ध्यान रखना चाहिए। फिर इसका तीसरा ये हो सकता है कि सभी विभागों की योजनाओं में उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार एन एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव प्लान शुड बी बैलेंस्ड इन सेवरल वाई लाइक इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स and next in the plan of all department. ओके, अब नेक्स्ट है भविष्यता यानी फ्यूचरिटी। कैसी होनी चाहिए? हम ये पहले भी जान चुके हैं कि योजना भावी क्रियाओं के पूर्वानुमान से संबंधित होती है। यदि उन्हें योजना बनाते समय ध्यान में न रखा जाता तो भविष्य में परिस्थितियों के बदल जाने पर योजना का महत्व समाप्त हो जाएगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि योजना बनाते समय ध्यान में न रखा जाए तो भविष्य में परिस्थितियों के बदल जाने पर योजना का क्या हो जाएगा? महत्व, इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। इसलिए उचित प्रकार से एकत्रित किए गए तथ्यों यानी फैक्ट्स तथा आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान करना चाहिए। इसके अलावा भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, समस्याओं एवं घटनाओं पर विवेकपूर्ण विचार करके योजना तैयार की जानी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, समस्याओं या घटनाओं पर विवेकपूर्ण विचार करके योजना तैयार की जानी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट और लास्ट है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। एक अच्छे नियोजन में सहभागिता का लक्षण अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सहभागिता योजना का निर्माण करते समय उच्च प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उचित परामर्श एवं सहयोग प्राप्त करें। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इसके जो कर्मचारी उनके मनोबल में वृद्धि होगी, योजना के प्रति सहयोग तथा अपनत्व की भावना का विकास भी होगा और योजना का शीघ्र तथा मितव्ययी ढंग से क्रियान्वयन भी किया जा सकेगा। इंग्लिश में ए गुड प्लानिंग शुड बी सर्टनली हैव द ट्रीट ऑफ पार्टिसिपेशन, मीनिंग देयर बाय दैट while formulating the plan, the senior manager should seek advice and cooperation from their subordinate officer. ओके, तो इस प्रकार हमने ये जाना कि प्रभावी नियोजन के आवश्यक तत्व या मापदंड कौन कौन से हैं। इसमें 1 से लेकर 10 बिंदु का अध्ययन किया। थैंक यू।